अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि प्रोनाउन की डिफरेंट काइंड्स कौन कौन सी होती हैं। लेकिन अपने इस टॉपिक पर बाकायदा लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को ये बताता चलूँ कि प्रोनाउन की डिफरेंट काइंड्स एक इतना बड़ा टॉपिक है कि इसको एक लेक्चर में या एक वीडियो में कवर नहीं किया जा सकता, क्योंकि प्रोनाउन की हर एक काइंड एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। यानी इसके अंदर बहुत सारी बारीकियां हैं, बहुत कुछ है, बहुत सारा एनालिसिस है, बहुत सारी चीज़ें सीखने वाली हैं। लेकिन इस वीडियो में मैं नाउन की तमाम काइंड्स को जो है वो इंट्रोडक्टरी लेवल पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मैं प्रोनाउन की तमाम काइंड्स को जो है वो इंट्रोडक्टरी लेवल पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। उसकी वजह यह है कि मैं ये चाहता हूँ कि इससे पहले कि आप प्रोनाउन की हर एक काइंड जो है उसके ऊपर डीप एनालिसिस करें, उसको अच्छी तरह से समझें, आपको प्रोनाउन की तमाम काइंड्स का जो है एक जनरल ओवरव्यू जो है वो मिलना चाहिए। यानी कि आपकी प्रोनाउन की डिफरेंट काइंड्स के साथ एक फेमिलियरिटी जो है वो डेवलप हो जानी चाहिए। तो इसलिए मैंने इस वीडियो के अंदर प्रोनाउन की तमाम काइंड्स को जो है वो इंट्रोडक्टरी लेवल के ऊपर एक्सप्लेन किया है। तो अगर लेक्चर के दौरान आपको नाउन की किसी काइंड के अंदर जाकर किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही, तो कोई आप कंफ्यूज हो रहे हैं, तो आपने इस बात से परेशान नहीं होना, क्योंकि नाउन की हर एक काइंड के ऊपर एक या एक से ज़्यादा सेपरेट वीडियोस जो है मैंने आगे जाके बनाई हुई हैं। तो आपको जब आप जो है वो नाउन की डिफरेंट काइंड्स के ऊपर जब इनसे रेलिवेंट सेपरेट वीडियोस को देखेंगे, तो आप वहां पर जाके आपके तमाम जो है वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अभी इस वीडियो में जस्ट आपने एक एक फेमिलियरिटी हासिल करनी है कि नाउन की डिफरेंट काइंड्स जो हैं वो होती कौन कौन सी हैं, एक चीज़। और दूसरी चीज़ ये है कि प्रोनाउन की डिफरेंट काइंड्स जो हैं वो होती कौन कौन सी हैं। तो पहली बात तो ये थी। दूसरी बात ये है कि प्रोनाउन को जो डिफरेंट काइंड्स में हमने डिवाइड कर रखा है, ये हमने प्रोनाउन के टॉपिक को अच्छी तरह से समझने के लिए अपनी सहूलत के लिए इसको डिफरेंट काइंड्स में जो है वो हमने इसको डिवाइड कर लिया है। तो इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, हर बंदा अपने तरीके से इसको डिवाइड कर रहा है। जिस तरह से मैंने एक्सप्लेन किया, हो सकता है कोई और टीचर हो या किसी और बुक के अंदर प्रोनाउन की जो काइंड्स हैं वो डिफरेंट बयान की गई हों। तो आपने इस बात से परेशान नहीं होना। असल चीज़ है कि हमने प्रोनाउन को समझना है, इसको इसका पूरा जो कॉन्सेप्ट है उसको समझने के लिए हमने जस्ट उसको अपनी सूरत के लिए डिफरेंट काइंड में तकसीम किया है। तो चलें अपना लेक्चर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो प्रोनाउन की काइंड है वो है पर्सनल प्रोनाउन, और ये सबसे अहम और जो कॉम्प्लेक्स टाइप है प्रोनाउन की। अ प्रोनाउन यूज्ड इन प्लेस ऑफ द नेम ऑफ अ पर्सन और थिंग इज कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। यानी कि एक ऐसा प्रोनाउन जो किसी शख्स या चीज़ के नाम की जगह पे इस्तेमाल होता है उसे पर्सनल प्रोनाउन कहा जाता है। और इस पर्सनल प्रोनाउन को पर्सनल इसलिए कहते हैं, यानी इसका नाम जो पर्सनल प्रोनाउन इस वजह से है क्योंकि ये 3 पर्सन्स को ज़ाहिर करता है। फर्स्ट पर्सन द पर्सन स्पीकिंग, मुतकल्लम यानी कि गुफ्तगू करने वाला। सेकंड पर्सन द पर्सन स्पोकन टू, यानी कि ऐसा फर्ज जिससे बात की जा रही हो, आपका जो मुखातिब है, या उर्दू में जिसे कहते हैं सीगा हाजिर। और थर्ड पर्सन द पर्सन स्पोकन ऑफ, जिसके बारे में बात की जा रही हो, जैसे उर्दू में हम कहते हैं सीगा गैर, यानी कि वो शख्स जो है या वो चीज़ आपके सामने मौजूद नहीं है, आप उसकी गैर मौजूदगी में जो बात कर रहे हैं, तो वो ऐसे शख्स को या ऐसी चीज़ को हम थर्ड पर्सन में इंक्लूड करेंगे। जो आपका पर्सनल प्रोनाउन है इसके 3 केसेस होते हैं या इसकी 3 हालतें होती हैं, जैसे कि सब्जेक्टिव और नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव और एक्यूसेटिव, और पोजेसिव और जेनेटिव। जो आपका सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस है उसमें फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर में आई है और प्लूरल फॉर्म में वी है। सेकंड पर्सन में सिंगुलर यू और प्लूरल भी यू। थर्ड पर्सन में सिंगुलर ही शी इट और प्लूरल फॉर्म में दे हैं। जो आपके सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव प्रोनाउन है वो एक सेंटेंस के अंदर हमेशा एक सब्जेक्ट के तौर पे या फाइल के तौर पर यूज होते हैं, इसीलिए हम इसे सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव या फाइली हालत कहते हैं प्रोनाउन की। तो जैसे कि एग्जांपल से ज़ाहिर है, आई राइट अ लेटर, मैं खत लिखता हूँ।
वी गो टू स्कूल डेली, वह हम रोजाना स्कूल जाते हैं। यू शुड कम फर्स्ट, आपको पहले आना चाहिए। तो अब इन तमाम एग्जाम्पल्स में आप देख सकते हैं आई, वी एंड यू, ये आपके पर्सनल प्रोनाउन है और ये सब्जेक्टिव केस के अंदर आ रहे हैं, आई, वी एंड यू। और आप देख सकते हैं कि इन तमाम सेंटेंसेस के अंदर ये सब्जेक्ट के तौर पे यूज हुए हैं। इसी तरह जो हमारा पर्सनल प्रोनाउन है उसकी सेकंड जो केस है वो है ऑब्जेक्टिव एक्यूजेटिव। उसमें सिंगुलर जो है फर्स्ट पर्सन में वो मी है, और फर्स्ट पर्सन में जो प्लूरल है वो अस है। सेकंड पर्सन सिंगुलर यू, प्लूरल में भी यू। थर्ड पर्सन सिंगुलर में हिम, हर, इट, और थर्ड पर्सन प्लूरल जो है वो देम है। और आपके जितने भी ऑब्जेक्टिव केस हैं पर्सनल प्रोनाउन के, वो एक सेंटेंस के अंदर हमेशा ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज होते हैं, जैसा कि इन एग्जांपल से ज़ाहिर है। माय फ्रेंड्स लव मी, मेरे दोस्त मुझसे मोहब्बत करते हैं। नवीद हेल्प्ड हिम, नवीद ने उनकी मदद की। ही सॉ देम, उसने उन्हें देखा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रोनाउन मी, हिम एंड देम जो हैं ये आपके जो पर्सनल प्रोनाउन है उसके ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन है। मी, और ये आपका हिम आ गया, और ये आपका देम आ गया। तो आप देख सकते हैं कि इन तमाम सेंटेंसेस के अंदर ये जो आपके ऑब्जेक्टिव या एक्यूजेटिव जो प्रोनाउन है ये ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज हुए हैं, इसीलिए हम इनको ऑब्जेक्टिव, एक्यूजेटिव या मफूली हालत कहते हैं प्रोनाउन की, पर्सनल प्रोनाउन की। थर्ड कैटेगरी है पोजेसिव और जेनेटिव। ये थोड़ी कॉम्प्लेक्स कैटेगरी है पर्सनल प्रोनाउन की। ये बेसिकली एक सेंटेंस के अंदर किसी चीज़ की किसी दूसरी चीज़ के ऊपर जो ऑनरशिप है या पोजेशन है, या जिसे हम कहते हैं कि मलकियत होती है, उसको ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। और ये एक सेंटेंस के अंदर जो सब्जेक्ट है उसके साथ भी ये आ सकते हैं और ऑब्जेक्ट के साथ भी ये इस्तेमाल हो सकते हैं। जैसा कि इन सेंटेंसेस को अगर आप देखें, माई पेंसिल्स आर न्यू, और इसी सेंटेंस की अगर दूसरी फॉर्म को हम देखें, दीज आर माई न्यू पेंसिल्स। अब इन दोनों सेंटेंसेस के अंदर आर्टिकल एक ही है, पेंसिल। अब पहले सेंटेंस के अंदर जो पेंसिल है ये सब्जेक्ट के तौर पर यूज हो रहा है, और सेकंड सेंटेंस के अंदर जो पेंसिल है ये ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज हो रहा है। और आप देख सकते हैं कि जो आपका प्रोनाउन माई है ये दोनों सेंटेंसेस के अंदर जो है वो पेंसिल्स को मॉडिफाई कर रहा है, उनके साथ ही है। पहले में ये एडजेक्टिव न्यू के साथ है और फर्स्ट में वो पेंसिल्स के साथ पहले आ रहा है। इसी तरह जो आपका जो पोजेसिव केस है पर्सनल प्रोनाउन का, उसके जो सेकंड कॉलम के जो आपके प्रोनाउन है, जैसे कि माई, माइन, आवर्स, यूअर्स, देयर्स, हर्स वगैरह, ये कभी भी एक सेंटेंस में नाउन से पहले नहीं आ सकते। ये हमेशा प्रेडिकेट कंस्ट्रक्शन के अंदर इस्तेमाल होंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, दीज पेंसिल्स आर माइन, ये पेंसिल्स मेरी हैं। तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप इसको इस तरह से लिख दें कि दीज आर माइन पेंसिल्स, ये ऐसा कभी नहीं होगा। ये माइन हमेशा सेंटेंस के अंदर आखिर में आके जो है ये पोजेशन को या ऑनरशिप को शो कर रहा होगा। इसी तरह दीज बुक्स आर यूअर्स, ये आपकी किताबें हैं, तो ये भी पोजेशन को शो कर रहा है यहाँ पर यूअर्स। और आप देख सकते हैं ये भी इसी तरह आखिर में है, प्रेडिकेट कंस्ट्रक्शन में है। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी जगह पर इस तरह से लिखा हो दीज आर यूअर्स बुक्स, यानी यूअर्स बुक्स नहीं होगा, योर बुक तो हो सकता है। तो ये था एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन पर्सनल प्रोनाउन का। लेकिन जैसे मैंने स्टार्ट में आपको कहा कि ये पर्सनल प्रोनाउन ही देख लें तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा गहराई है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी आप लोगों से एक्सप्लेन करने वाली हैं। लेकिन यहाँ पे सिर्फ इसका मैंने इंट्रोडक्शन ही आपको देना था। पर्सनल प्रोनाउन की जब आप सेपरेट वीडियो देखेंगे तो उसमें हर एक चीज़ जो है वो क्लियर हो जाएगी। और बाकी आपको हमारा पढ़ाने का मेथड तो आप जानती हैं कि हम हर टॉपिक के साथ उसकी करेक्शन एक्सरसाइजेज और प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज भी देती हैं। तो हम पर्सनल प्रोनाउन की जो करेक्शन एक्सरसाइजेज हैं उसमें भी वो भी होंगी, तो उसमें डिटेल में मज़ीद हम इसको समझ लेंगे कि हम इसको यूज़ करते हुए गलतियाँ कहाँ पे करते हैं और उसकी करेक्शन जो है हमने किस तरह से करनी है। तो चलें नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी है प्रोनाउन की, रिफ्लेक्सिव एंड एम्फेटिक प्रोनाउन। A pronoun which indicates that the sentence subject also receives the action of the verb। यानी कि ये एक ऐसा प्रोनाउन होता है जो कि ये ज़ाहिर करता है कि एक सेंटेंस के अंदर जो सब्जेक्ट है वो सेंटेंस का जो वर्ब है उसके एक्शन को भी रिसीव कर रहा है। या दूसरे लफ्ज़ों में एक सब्जेक्ट जो फेल परफॉर्म कर रहा है, जो एक्शन जो है वो कर रहा है एक सेंटेंस के अंदर, वो जो सब्जेक्ट का एक्शन है
वो सब्जेक्ट के ऊपर ही टर्न बैक हो जाता है या रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो वर्ड रिफ्लेक्शन से ही ये निकला है रिफ्लेक्सिव। इसका नाम इसीलिए हमने रिफ्लेक्सिव लिखा है कि जो सब्जेक्ट का एक्शन है वो सब्जेक्ट के ऊपर ही रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है। तो इसमें आते हैं माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ एंड देम सेल्फ। तो इनको हम कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन कहेंगे। उसकी वजह यह है कि जो दूसरे प्रोनाउन है जैसे कि माई, योर, हिम, हर वगैरह, इनके साथ जब हम वर्ड सेल्फ लगा देते हैं तो ये कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन बन जाता है, ये रिफ्लेक्सिव या एम्फेटिक प्रोनाउन बन जाता है। तो सिंगुलर है अगर कोई चीज़ तो उसके लिए सेल्फ होगा, और अगर प्लूरल है तो फिर सेल्व्स हो जाएगा। तो इनके एग्जांपल्स को भी देख लेते हैं। ही हर्ट हिमसेल्फ, उसने खुद को हर्ट कर लिया, नुकसान पहुंचा लिया। अब देखें इस सेंटेंस के अंदर जो आपका प्रोनाउन ही है वो क्या फंक्शन कर रहा है, वो एक्शन कर रहा है हर्ट करने का। अब वो हर्ट करने का जो फंक्शन है, अब उसका ऑब्जेक्ट कौन सा है, यानी वो किसके ऊपर एक्शन परफॉर्म हुआ, वो जो है वो आप देख रहे हैं कि जो इस सब्जेक्ट का जो एक्शन है हर्ट करने का, वो टर्न बैक हो रहा है ही के ऊपर ही, इसी के ऊपर रिफ्लेक्ट हो रहा है कि उसने खुद को ही जख्मी कर लिया है। इसी तरह नेक्स्ट सेंटेंसेस आप देखें, आई शैल डू इट माई सेल्फ, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, अल्लाह उनकी मदद करता है जो अपनी मदद खुद करते हैं। तो इसका मतलब है जो मदद करने का एक्शन है दोज का, यानी बहुत सारे लोग हैं उनको मेंशन किया गया, तो जो उनका मदद करने का एक्शन है वो उन्हीं के ऊपर रिफ्लेक्ट हो रहा है, यानी कि वो अपनी खुद की ही मदद कर रहे हैं। तो ये तो था रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब नेक्स्ट है एम्फेटिक प्रोनाउन। एम्फेटिक प्रोनाउन क्या होता है, व्हेन कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउंस आर यूज्ड फॉर द सेक ऑफ एम्फेसिस देन दे आर कॉल्ड एम्फेटिक प्रोनाउंस। यानी कि ये ऐसे प्रोनाउंस होते हैं, यानी कि ये भी बिल्कुल उसी तरह रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरह कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन ही है। ये ऐसे कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन है जो कि एक सेंटेंस के अंदर जो सब्जेक्ट का फंक्शन है उसको एम्फेसाइज करते हैं कि ये काम सब्जेक्ट ने खुद किया है, यानी जो सब्जेक्ट का एक्शन है उस पर जोर देते हैं, उसको स्ट्रेस देते हैं कि ये जो फंक्शन हो रहा है सेंटेंस के अंदर, जो सब्जेक्ट परफॉर्म कर रहा है वो किसी और ने नहीं बल्कि उस फंक्शन को खुद ही सब्जेक्ट ने परफॉर्म किया है। अभी हम इनकी एग्जांपल्स देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। आई सा हिम, मैंने उसे देखा। अब इसके बरक्स अगर ये सेंटेंस हम इस तरह से लिखें, आई माई सेल्फ सा हिम, तो आप देख रहे हैं कि अब दूसरा जो सेंटेंस है मैंने खुद उसे देखा। अब इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें एक एम्फेसाइज टोन आ रही है। अगर हम माई सेल्फ को निकाल दें तो मीनिंग में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, लेकिन माई सेल्फ को ऐड करने से जो आई का फंक्शन है देखने का उसके ऊपर एक स्ट्रेस आ गया, एक जोर आ गया, एक एम्फेसाइज टोन हमें मिल रही है कि फंक्शन जो है वो आई ने खुद परफॉर्म किया है। इसी तरह एक और एग्जांपल देखें, निदा, अगर हम ये इसको हर सेल्फ को खत्म कर दें, इसके बगैर आप पहले इसको पढ़ें, निदा क्लीन द रूम, निदा ने कमरे को साफ किया। अब इस सेंटेंस से ये चीज क्लियर नहीं हो रही कि कमरे को साफ करने में निदा के किसी और ने हेल्प की है या नहीं की, लेकिन जब हम इस सेंटेंस को इस तरह से लिखेंगे, निदा हर सेल्फ क्लीन द रूम, निदा ने खुद कमरे को साफ किया, तो अब यहां से बात क्लियर है कि निदा की किसी ने हेल्प नहीं की, उसने खुद बजाते खुद जो है वो उस कमरे को साफ किया। अब इसमें एक स्ट्रेस आ रहा है, निदा का जो फंक्शन है, निदा का जो एक्शन है उसके ऊपर एक जोर की कैफियत पैदा हो रही है। इसी तरह अगर हम इस एम्फेटिक जो प्रोनाउन है उसके बगैर इस सेंटेंस को स्टडी करें, द मशीन स्टॉप्ड, मशीन रुक गई। अब इस सेंटेंस से हमें यह नहीं पता चल रहा कि जो मशीन है उसको किसने रोका है, वो खुद रुक गई है या उसको किसने रोका है, लेकिन अगर हम इसके साथ एम्फेटिक प्रोनाउन ऐड कर लेते हैं, द मशीन इटसेल्फ स्टॉप्ड, तो अब इससे क्लियर हो रहा है कि मशीन को किसी ने रोका नहीं है, मशीन खुद ब खुद ही यानी खुद रुक गई है। तो अब इन सेंटेंसेस में जैसे कि यहाँ पे माई सेल्फ है, हर सेल्फ है, इट सेल्फ है, ये एम्फेटिक प्रोनाउन के तौर पर यूज हो रहे हैं। और यहाँ पर ये बात काबिल गौर है कि जो आपके एम्फेटिक प्रोनाउन है, जो आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, उनकी फॉर्म एक ही है, यानी ये जो हर सेल्फ है, इट सेल्फ है, माई सेल्फ है, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी है। लेकिन अगर ये किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के एक्शन को टर्न बैक करने के लिए सब्जेक्ट के ऊपर, सब्जेक्ट के एक्शन को रिफ्लेक्ट करने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं तो फिर ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होंगे, जैसे मैंने अभी आपको समझाया। और अगर ये
सब्जेक्ट का जो एक्शन है उसको एम्फेसाइज करने के लिए यूज हो रहे हैं, ये चीज शो करने के लिए हो रहे हैं कि वो जो फंक्शन है वो सब्जेक्ट ने खुद परफॉर्म किया, इस बात को स्ट्रेस करने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, तो फिर हम इनको एम्फेटिक प्रोनाउन कहेंगे। तो ये जो वर्ड एम्फेटिक है ये एम्फेसिस से ही निकला है, यानी एम्फेसाइज कर रहा है ये सब्जेक्ट के फंक्शन को, तो इसलिए इसका नाम भी एम्फेटिक है। नेक्स्ट जो है वो काइंड है प्रोनाउन की एडजेक्टिव प्रोनाउन। और एडजेक्टिव प्रोनाउन जो है उनको मजीद दो टाइप्स में हमने कैटेगराइज किया है, यानी कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और इंडेफिनिट प्रोनाउन। जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, अ प्रोनाउन यूज्ड टू पॉइंट आउट थिंग्स एंड पर्सन्स मेंशन्ड आफ्टरवर्ड्स, यानी कि एक सेंटेंस के अंदर बाद में किसी चीज का या अफराद का अगर जिक्र हुआ है तो उनकी तरफ इशारा करने के लिए, उनकी तरफ पॉइंट आउट करने के लिए, उनको मेंशन करने के लिए हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को इस्तेमाल करते हैं। नाम से भी ज़ाहिर हो रहा है, डेमोन्स्ट्रेशन जो है वर्ड उसका मतलब ये होता है कि मुजाहरा, इजहार करना, यानी कि उनकी तरफ पॉइंट, किसी चीज़ की तरफ पॉइंट आउट जब हमने करना हो, इशारा करना हो, तो फिर हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को यूज़ करते हैं, जैसे कि दिस, दैट, दीज, दोज, सच, वन वगैरह। अगर कोई चीज़ सिंगुलर है तो दिस है, अगर वो प्रो फॉर्म है तो दीज है, सिंगुलर है तो दैट है, अगर प्रो फॉर्म है तो दोज है। दिस एंड दीज जो है ये करीब की चीज़ों को मेंशन करने के लिए, उनकी तरफ पॉइंट आउट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और दैट और दोज को दूर की चीज़ों को जो थोड़ा परे पड़ी हों उनकी तरफ जो है इशारा करने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे कि उर्दू में हम कहते हैं दिस और दीज को हम कहेंगे ये का वर्ड, ये चीज़ पड़ी है, ये फलां चीज़ है, ये चीज़ पड़ी हुई है। और जो दैट एंड दोज हैं ये ज़रा दूर परे की चीज़ों को मेंशन करने के लिए, जैसे कि वो का इस्तेमाल करते हैं, वो फलां चीज़ है, वो फलां चीज़ रखी है। तो इनकी एग्जांपल, दिस इज़ माई बुक, ये मेरी किताब है, इसका मतलब है किताब आपके पास ही पड़ी हुई है, दिस से ये चीज़ ज़ाहिर हो रही है, आप बुक की तरफ इशारा कर रहे हैं, यानी कोई बुक पड़ी हुई है, आप उसकी तरफ पॉइंट ऑफ कर रहे हैं कि ये जो किताब है ये मेरी है। इसी तरह दोज आर योर पेंसिल्स, वो तुम्हारी पेंसिल्स हैं। अब वो पेंसिल थोड़ा दूर पड़ी हैं तो आप उनकी तरफ पॉइंट आउट करके कह रहे हैं कि वो जो पेंसिल्स हैं वो आपकी हैं। दिस पेन इज बेटर देन दैट, ये जो पेन है ये उस पेन से बेहतर है। आपको दो पेन है, आप समझ सकते हैं कि एक ये है और एक तरह परे पड़ा है, तो आप दोनों को कंपेयर कर रहे हैं, तो इसके लिए आप दिस का वर्ड यूज कर रहे हैं, जो परे पड़ा हुआ है उसके लिए आप दैट का वर्ड यूज कर रहे हैं। इसी तरह ऑल सच मिस्टेक्स शुड बी अवॉइडेड, इस तरह की तमाम गलतियों को अवॉइड करना चाहिए, इनसे बचना चाहिए। तो अब यहाँ पे सच जो है ये भी एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, क्योंकि ये भी बेशक ज़ाहरी तौर पे नहीं, ये आपको एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म के अंदर ये इशारा कर रहा है कि जो इस तरह की गलतियां, यानी कोई गलतियां हैं जिनकी तरफ ये पॉइंट आउट कर रहा है। अब पॉइंट आउट जो करना होता है ये बात ध्यान में रखें, जरूरी नहीं है कि चीज़ आपको नजर आ रही है कि आप उसकी तरफ पॉइंट आउट कर रहे हैं, आपके सामने एक चीज़ नहीं भी है, आप एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म के अंदर भी किसी चीज़ की तरफ पॉइंट आउट कर रहे हैं, तो वो आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन ही होगा। जैसे कि सच है, तो अब यहाँ पे सच जो है वो जो मिस्टेक्स हैं वो आपके सामने नहीं रखी हुई। जैसे कि अब इस सेंटेंस के अंदर ये जो वर्ड सच है ये मिस्टेक्स की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है, तो जो मिस्टेक्स हैं, जो गलतियां हैं वो आपके सामने रखी हुई नहीं है, लेकिन ये वर्ड वर्बली जो है ये उन मिस्टेक्स की तरफ, चंद मखसूस कोई मिस्टेक्स हैं उनकी तरफ पॉइंट आउट कर रहा है, इसलिए ये भी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। एडजेक्टिव प्रोनाउन की दूसरी कैटेगरी है इंडेफिनिट प्रोनाउन। दिस प्रोनाउन indicates some unspecified person or thing, यानी कि ये एक ऐसा प्रोनाउन होता है जो कि गैर मुतय्यन अफराद या चीज़ों को ज़ाहिर करता है, यानी कि सेंटेंस के अंदर किसी चीज़ का या चीज़ों का या अफराद का जिक्र हो रहा है, लेकिन उनकी जो तादाद है या उनकी मिकदार है उसको ज़ाहिर नहीं किया जा रहा, यानी कि अनस्पेसिफाइड है, फिक्स नहीं है कोई चीज़, गैर मुतय्यन चीज़ें हैं। इनमें बहुत सारे प्रोनाउन आ जाते हैं, जैसे कि एनी, एनीवन, एनीबॉडी, एनीथिंग, एवरीथिंग, समथिंग, ईच अदर, आइदर, नाइदर, फ्यू, मच, समवन, समवट, नो वन, नोबडी, समबडी, नथिंग, बोथ, ऑल। तो सेंटेंस में जरा इनका यूज देखते हैं। एवरीबॉडी इज अकाउंटेड फॉर, हर बंदा, हर शख्स जिम्मेदार है इसके लिए। तो अब इस सेंटेंस में आप देख सकते हैं कि वर्ड एवरीबॉडी जो है, ये जो प्रोनाउन है ये इंडेफिनिट प्रोनाउन इसलिए है कि ये
जिन अफराद का जिक्र हो रहा है सेंटेंस के अंदर जो कि किसी चीज़ के लिए जिम्मेदार ठहराए जा रहे हैं, उनकी तादाद जो है वो मुतय्यन नहीं है। सिर्फ इतना बताया जा रहा है कि जितने भी अफराद हैं उनमें से हर कोई जिम्मेदार है किसी भी चीज़ के लिए। Nobody helped us, किसी ने हमारी मदद नहीं की। अब यहाँ पर भी ये चीज़ ज़ाहिर नहीं हो रही कि जिन्होंने हमारी मदद नहीं की है वो एक बंदा है, दो बंदे हैं, चार हैं, कितने हैं, कोई हमें फिक्स नहीं है इसमें। Few of the students were present, तालब इल्मों में से चंद मौजूद थे। अब चंद में फिर हमें ये पता नहीं चल रहा कि कितने थे, एक्चुअल उनकी कितनी तादाद थी। तो इसका मतलब ये है कि जो इंडेफिनिट प्रोनाउन है ये ऐसे प्रोनाउन होते हैं जो कि अफराद को या चीज़ों को ज़ाहिर तो करते हैं लेकिन उनकी तादाद को या उनकी मिकदार जो है उसको जो है एक्सप्रेस नहीं करते। इसीलिए इस प्रोनाउन का नाम जो है हम इसे इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अ प्रोनाउन दैट कंसीडर्स members of a group separately rather than collectively is called distributive pronoun। यानी कि ये एक ऐसा प्रोनाउन होता है जो कि किसी ग्रुप के मेंबर्स, चाहे वो कोई चीज़ें हों या अफराद हों, उन तमाम मेंबर्स का सेपरेट जिक्र करता है, अलग-अलग से हर एक का तज़किरा करता है, यानी कि एक्सप्रेस नहीं करता कलेक्टिवली, इकट्ठा इजहार नहीं करता। यानी कोई भी ग्रुप है उसके अंदर बहुत सारे अफराद हैं या बहुत सारी चीज़ें हैं, तो तमाम चीज़ों को या तमाम अफराद को इकट्ठा ज़ाहिर नहीं करता। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जो है वो हर एक का अलहदा से तज़किरा करता है, जैसा कि ईच, आइदर और नाइदर, ये हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। सेंटेंसेस के अंदर इनका यूज़ देखेंगे तो कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर होगा। जैसा कि ईच ऑफ देम गॉट अ प्राइज, उनमें से हर एक ने जो है वो प्राइज हासिल किया। अब देम जो है यानी उनमें से, तो पता नहीं कितने हैं, बहुत सारे हो सकते हैं, पूरा ग्रुप है लोगों का जिन्होंने जो है वो प्राइज जो है वो हासिल किया है। और ईच का जो प्रोनाउन है, जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, ये जो ग्रुप है जिनका जिक्र हो रहा है कि उन्होंने प्राइज गॉट किया है, प्राइज हासिल किया है, उन तमाम अफराद का अलग-अलग से जो है वो तज़किरा कर रहा है, यानी कि हर एक ने जो है वो प्राइज हासिल किया है। इसी तरह आइदर ऑफ द टू कार्स इज माइन, इन दोनों में से एक कार मेरी है। अब बेसिकली तो दो कारें हैं, तो दो में से एक का तज़किरा हो रहा है, ठीक है ना, सेपरेट कर दिया गया है। तो ये जो आइदर है ये भी हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। इसी तरह एक और सेंटेंस देखें, नाइदर ऑफ द टू बॉयज इज लायर, इन दोनों में से कोई भी झूठा नहीं है, कोई भी लड़का झूठा नहीं है। अब दो लड़की हैं तो दोनों में से हर एक का जिक्र किया जा रहा है कि दोनों में से कोई भी जो है वो झूठा नहीं है, दोनों को सेपरेट जो है वो मेंशन किया गया है कि दो अफराद हैं और दोनों में से कोई भी झूठा नहीं है। तो इसलिए हम नाइदर का वर्ड यूज कर रहे हैं कि कोई भी जो है झूठा नहीं है। नेक्स्ट है हमारा प्रोनाउन रेसिप्रोकल प्रोनाउन। अ प्रोनाउन दैट रिफर्स टू पर्सन्स म्यूचुअली अफेक्टेड बाय द एक्शन ऑफ द वर्ब। तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन ऐसा प्रोनाउन होता है जो कि ऐसे अफराद को ज़ाहिर करता है जो कि एक सेंटेंस के अंदर जो वर्ब का एक्शन हो रहा है उससे म्यूचुअली अफेक्ट हो रहे हैं, इकट्ठे इफेक्ट हो रहे हैं। बेसिकली जो रेसिप्रोकल प्रोनाउन है ये दो या दो से ज़्यादा जो अफराद हैं उनका रेसिप्रोकल रिलेशनशिप जो है उसको ज़ाहिर करता है। यानी कि दो अफराद हैं या अफराद का ग्रुप्स है तो उनमें से बहुत सारे अफराद अगर लगा लें, दो ग्रुप्स में बटे हुए हैं, तो जिस तरह से एक फर्द दूसरे फर्द को इफेक्ट कर रहा है बिल्कुल उसी तरह दूसरा फर्द जो है वो पहले फर्द को इफेक्ट कर रहा है। या आप अगर इसको ग्रामर की रूह से देखें कि सेंटेंस के अंदर वर्ब का जो एक्शन हो रहा है उससे जो दो अफराद आए हैं, जितने भी अफराद का जो है वो जिक्र किया जा रहा है सेंटेंस के अंदर, वो म्यूचुअली अफेक्ट हो रहे हैं। अभी हम इनकी एग्जांपल्स को देखेंगे तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और चूंकि ये रेसिप्रोकल रिलेशनशिप को ज़ाहिर करता है इसलिए इसका नाम भी रेसिप्रोकल है प्रोनाउन का, क्योंकि रेसिप्रोकल का मतलब होता है कि वो एक चीज एक को इफेक्ट कर रही है, दूसरी फिर उसको बदले में इफेक्ट कर रही है, वैसे ही तो रेसिप्रोकेट हो रही हैं चीजें। तो रेसिप्रोकल जो रिलेशनशिप है उसको ज़ाहिर करने के लिए रेसिप्रोकल नाउन यूज होता है जिसमें ईच अदर और वन एंड अदर शामिल हैं। सेंटेंसेस के अंदर इनकी एग्जांपल्स देखते हैं।
वी शुड रिस्पेक्ट वन एंड अदर, हमें एक दूसरे की इज्जत करनी चाहिए। अब इस सेंटेंस के अंदर जो फंक्शन है, जो एक्शन है, वो रिस्पेक्ट है, यानी कि इज्जत करने का जो फंक्शन है वो हो रहा है। और उसमें जो वन एंड अदर जो रेसिप्रोकल प्रोनाउन है वो ये जाहिर कर रहा है कि म्यूचुअली जो है वो हम सबको एक दूसरे की जो है वो इज्जत करनी चाहिए, यानी मैं आपकी इज्जत करूंगा, आप मेरी इज्जत करेंगे, इसलिए ये वन एंड अदर का वर्ड यूज हुआ है। इसी तरह एक और सेंटेंस देखें, द टू ब्रदर्स शुड लव ईच अदर, दो भाइयों को एक दूसरे से मोहब्बत करनी चाहिए, यानी ऐसा नहीं है कि एक दूसरे से करे, दूसरे को भी पहले से करनी चाहिए। तो इसलिए म्यूचुअल जो है ये रेसिप्रोकल रिलेशनशिप को शो कर रहा है ईच अदर यहाँ पे, तो ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। अच्छा, ये जो वन एंड अदर है, ये ओल्ड इंग्लिश की अगर बात करें तो अगर एक से ज्यादा यानी दो से ज्यादा अफराद की बात हो रही है, सॉरी एक नहीं, दो से ज्यादा अफराद का म्यूचुअल रिलेशनशिप है या रेसिप्रोकल रिलेशनशिप है, उसका जिक्र कर रहे हैं तो हम वन एंड अदर का वर्ड यूज करते हैं। और अगर सिर्फ दो अफराद का रेसिप्रोकल रिलेशनशिप है, उसे शो किया जा रहा है, तो फिर उसके लिए हम जो रेसिप्रोकल प्रोनाउन ईच अदर यूज करते हैं। लेकिन ये ओल्ड इंग्लिश की बात है, मॉडर्न इंग्लिश में दो अफराद का जो रिलेशनशिप है उसको शो करने के लिए भी हम वन एंड अदर का वर्ड यूज कर सकते हैं, और ऐसे यूज को हम इडियोमैटिक यूज कहते हैं। ये सारी चीजें हम समझेंगे जब हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन को इसकी सेपरेट रेलेवेंट वीडियो के अंदर डीपली स्टडी करेंगे। नेक्स्ट है रिलेटिव प्रोनाउन, द प्रोनाउन which relates to some noun or pronoun already mentioned, यानी कि ये एक ऐसा प्रोनाउन होता है जो एक सेंटेंस के अंदर जो पहले से किसी नाउन या प्रोनाउन का तज़किरा हो चुका है, तो उससे ताल्लुक को ज़ाहिर कर रहा होता है, उसको उससे रिलेट कर रहा होता है, उसकी तरफ रिफर कर रहा होता है बात को। इट सर्व्स द पर्पज ऑफ बोथ अ प्रोनाउन एंड अ कंजंक्शन। हाँ जी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। रिलेटिव प्रोनाउन जो है ये एक ही वक्त में प्रोनाउन भी है और सेंटेंस के अंदर ये कंजंक्शन का जो काम है वो भी कर रहा होता है, क्योंकि ये सेंटेंस के दो पार्ट्स को आपस में जोड़ भी रहा होता है। और बेसिकली एक सेंटेंस के अंदर पहले यानी स्टार्ट में किसी नाउन या प्रोनाउन का जो जिक्र हुआ है उसकी तरफ इशारा करता है, उससे रिलेट कर रहा होता है बात को। ये भी सेंटेंस देखेंगे तो बात क्लियर हो जाएगी। अब रिलेटिव प्रोनाउन के अंदर हु, हुज, whom, which, that, as, but वगैरह जो है ये इस्तेमाल होते हैं। मैंने जैसे कि आपको बताया स्टार्ट में भी कि ये जो वीडियो है ये इंट्रोडक्टरी लेवल पर मैं आपको तमाम काइंड्स को डिस्कस कर रहा हूँ। अब अगर हम रिलेटिव प्रोनाउन की बात ही करें तो रिलेटिव प्रोनाउन एक इतना बड़ा टॉपिक है कि इसके ऊपर एक नहीं बल्कि बहुत सारी सेपरेट वीडियोस जो हैं उसके अंदर जाके इसको कवर करना पड़ेगा। लेकिन जस्ट यहाँ पर आपको इन सब चीज़ों से फेमिलियर करने के लिए कि प्रोनाउन के अंदर चीज़ें कौन कौन सी शामिल है ये वीडियो बनाई गई है, तो मैं थोड़ा थोड़ा आपको ये मेंशन करता जा रहा हूँ, इनको जस्ट इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ आपसे। तो अब रिलेटिव प्रोनाउन की अगर हम सेंटेंस के अंदर इसका यूज देखें, आसिफ इज द मैन हु ब्रोक माय पेन। आसिफ वो शख्स है जिसने मेरा पेन तोड़ा है। अब इस सेंटेंस के बेसिकली दो इसमें पार्ट्स हैं, आसिफ इज द मैन, ब्रोक माय पेन। अब इन दोनों को जो वर्ड हु है ये जोड़ रहा है, तो ये कंजंक्शन भी है। लेकिन अगर हम सेंटेंस की सेंस में जाएं तो ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है, क्योंकि ये रिलेट कर रहा है आसिफ की तरफ। ब्रोक माई पेन तोड़ा, किसने तोड़ा? आसिफ ने तोड़ा। तो ये हु जो है, हु का वर्ड हमें बता रहा है कि पेन तोड़ने का जो काम है ये आसिफ ने किया है, तो ये रिलेट कर रहा है आसिफ के साथ, तो इसलिए ये रिलेटिव प्रोनाउन है। इसी तरह दिस इज द बुक दैट आई बॉट यस्टरडे। अब इसके भी दो हिस्से हैं सेंटेंस के भी, और इन दोनों सेंटेंसेस को ये वर्ड दैट यूज कर रहा है, ये कंजंक्शन भी है। और ये वाला जो प्रोनाउन है दैट, ये बुक से रिलेट कर रहा है, बुक की तरफ जो है ये इशारा कर रहा है, बुक की तरफ रिफर कर रहा है कि जिसे कल खरीदने का काम किया गया है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पर भी यूज हो रहा है और कंजंक्शन के तौर पर भी यूज हो रहा है। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। वेरी सिंपल, अ प्रोनाउन यूज्ड टू इंट्रोड्यूस अ क्वेश्चन इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, यानी कि ऐसा प्रोनाउन जो किसी बात को पूछने के लिए, सवाल करने के लिए इस्तेमाल होता है, उसे हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे कि व्हाट, व्हिच, हु, हुज, होम, व्हेन, वेयर, हो, व्हाई, ये सारे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी कहलाते हैं। सेंटेंस के अंदर अगर इनका यूज देखें तो व्हाट्स योर नेम, आपका नाम क्या है? हु आर यू, आप कौन हैं? व्हाई आर यू स्माइलिंग, आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं?
हुज बुक इज दिस, ये किसकी किताब है। तो आप देख सकते हैं इन तमाम सेंटेंसेस के अंदर ये जो रिलेटिव प्रोनाउन है ये क्वेश्चन वर्ड बने हुए हैं, ये क्वेश्चन जो करने में, सवाल करने में हमारी मदद कर रहे हैं। नेक्स्ट है एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। A pronoun which is used for expressing surprise is known as exclamatory pronoun। यानी कि ये एक ऐसा प्रोनाउन होता है जो कि हैरानी या तअज्जुब के जो हमारे जज्बात होते हैं, जो हमारा सरप्राइज होता है, जो हमारे सरप्राइजिंग इमोशंस होते हैं, हमारा जो जॉय होता है उसको एक्सप्रेस करता है, उनके इजहार के लिए इस्तेमाल होता है ये वाला प्रोनाउन। जैसा कि व्हाट एंड हाउ, सेंटेंस के अंदर इनका यूज देखें, व्हाट अ लवली फ्लावर इज इट, ये कितना खूबसूरत फूल है। तो इसमें थोड़ा सा हैरानी का, एक सरप्राइज का एलिमेंट आ रहा है, तो उसको शो करने के लिए ये व्हाट का वर्ड यूज किया गया है। और ये साथ में अपने ज़हन में रखना है कि इस तरह का जो सेंटेंस होता है उसके आखिर में ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन जो यूज होता है। इसी तरह हाउ टाल यूर मैन, ए आदमी तुम कितने तवील कामत हो, तुम्हारा कद जो है कितना लंबा है। तो इसके अंदर भी एक सरप्राइज जो है वो शो हो रहा है जब हम यहाँ पे ये हो का वर्ड यूज कर रहे हैं। अब यहाँ पे थोड़ा समझने वाली बात है कि ये व्हाट एंड हो जो है ये इनकी जो फॉर्म है ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन वाली है, यानी कि ये क्वेश्चन वर्ड भी हैं, लेकिन यहाँ पे ये क्वेश्चन नहीं कर रहे, ये यहाँ पे सरप्राइज को जो है वो मेंशन कर रहे हैं, सरप्राइज को जो है वो जाहिर कर रहे हैं। तो इनके लिए हम साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन यूज करते हैं, लेकिन जहाँ पे ये क्वेश्चन वर्ड के तौर पर यूज होते हैं वहाँ पे हम साइन ऑफ इंटरोगेशन यूज होता है, जैसे कि यहाँ पे मैंने सेंटेंसेस के अंदर यूज किया हुआ है। नेक्स्ट है पोजेसिव प्रोनाउन। The pronoun that is used to show ownership or possession is called possessive pronoun। तो इसके नाम से इज़हार है कि ये एक ऐसा प्रोनाउन है जो कि ऑनरशिप और पोजेशन को ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल होता है। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, all the possessive cases of personal pronoun are included in possessive pronoun। यानी कि जो आपका पर्सनल प्रोनाउन है, सॉरी जो पिछली स्लाइड के अंदर था उसमें जो आपका जो पोजेसिव केस है उसके अंदर जितने भी प्रोनाउन हैं वो सारे के सारे आपके पोजेसिव प्रोनाउन के अंदर जो है वो इंक्लूडेड हैं। जैसे कि माई, माइन, और, योर, देयर, हर, हिज, इट्स, ये सारे के सारे पोजेशन या ऑनरशिप को एक्सप्रेस करते हैं। जैसा कि रियल के सेंटेंसेस में दिखाया गया है, दिस पेन इज माइन, ये पेन मेरा है। अब माइन क्या है, पोजेसिव प्रोनाउन है, और ये पेन के ऊपर जो है मेरी मलकियत को जो है ऑनरशिप या पोजेशन जो है उसको शो कर रहा है। दैट बुक इज यूअर्स, ये आपकी किताब है। अब यहाँ पे यूअर्स का वर्ड जो है बुक के ऊपर आपकी जो है ऑनरशिप पोजेशन उसको शो कर रहा है। दिस कंप्यूटर इज हर्स, ये उसका कंप्यूटर है। तो अब ये किसी फीमेल का कंप्यूटर है तो उस कंप्यूटर के ऊपर उस फीमेल के पोजेशन को यहाँ पे जो हर्स है, ये जो हमारा पोजेसिव प्रोनाउन है, ये शो कर रहा है। तो व्यूअर्स ये तो था प्रोनाउन की डिफरेंट काइंड्स का एक मुख्तसर सा तारुफ। नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम हर एक काइंड को इनकी सेपरेट वीडियोस के अंदर जाके, यानी कि हर एक जो कैटेगरी है हमने यहाँ पर प्रोनाउन की बनाई है, हर एक कैटेगरी के ऊपर एक सेपरेट वीडियो है, बल्कि एक से ज़्यादा सेपरेट वीडियोस भी हो सकती हैं। तो हर एक काइंड को हम डिटेल में इन डेप्थ इनको डीपली स्टडी करेंगे और एनालाइज करेंगे इनकी डिफरेंट पॉइंट्स को। इसके अलावा जो इनकी करेक्शन ऑफ एरर्स हैं, जो इनके अंदर प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को आता है यूज़ करते हुए, लिखते हुए, उन तमाम चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को देख लेने के बाद नाउन की जो डिफरेंट काइंड्स हैं उनके साथ आपकी काफ़ी हद तक जो है वो फेमिलियरिटी आपको हासिल हो चुकी होगी। अब मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। आपकी समातों का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।